हेलो। ये है नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज जिसमें हम एक ही सिंगल वीडियो में पिछले 33 ईयर्स में नीट में जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक पे सारे के सारे इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मेरा नाम है विक्रांत किरार, मैंने आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मुझे बताओ, क्या आपने मुझे अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल को फॉलो किया है? नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, जो कि iOS और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। आपको सर्च करना है सिर्फ अनअकैडमी ऐप आ जाएगी, इसको आप इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल में। उसके बाद आपको अपना फ्री अकाउंट खोलना है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। आप अपना नंबर डालोगे और अपनी लोकेशन डालोगे, अपना नाम डालोगे, साथ में आपको कंटिन्यू करना है, आपका फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री। फिर आपको क्या करना है, सर्च करना है विक्रांत, तो यहाँ पे VIKRANT सर्च करोगे, मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी विक्रांत किरार, और उसके बाद आपको ये फॉलो वाला बटन दबा देना है। उससे मेरी जब भी कभी फ्री लाइव क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको मेरी बाकी की क्लासेस भी दिखने लग जाएंगी, कौन कौन सी क्लासेस मैंने वहाँ पे ली हुई हैं, और आप उनको देख सकते हो। अच्छा, किसी भी क्लास को देखने से पहले आपको एक इनवाइट कोड यूज़ करना होगा। ये सारी क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री हैं और मेरा कोड विक्रांत VIKRANT लगा करके आप इन सभी को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस और क्लासेस ली हुई हैं, आप उन सबको देख सकते हो। उसको देखने के लिए आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस मिलता है। वहाँ पे ये मैं हूँ, यहाँ पे आप जो लोग कमेंट्स पूछते हैं वो होते हैं, ये कलरफुल व्हाइट बोर्ड टाइप की चीज़ होती है जहाँ पे काफ़ी कम डेटा कंजम्पशन होता है। डिस्ट्रैक्शन फ्री तरीके से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होता है। अब सवाल उठता है कि क्या यूट्यूब काफ़ी है अगर हमें प्रिपरेशन करनी है? तो यार यूट्यूब एब्सोल्युटली काफ़ी है और यूट्यूब का यूज़ करके आप सिलेक्शन भी कर सकते हो, अच्छी रैंक भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इट्स लाइक कि आपको कहीं जाना है, एक होता है कि आप गूगल मैप को देख करके बड़े आराम से पहुंच जाओ, दूसरा होता है आप जगह जगह रुक रुक करके इधर उधर पूछ करके जाओ, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आप अपना थोड़ा सा एफर्ट बचाना चाहते हैं, थोड़ा और जल्दी तरीके से यहाँ पहुंचना चाहते हैं, या बोला जा सकता है थोड़ी बेटर रैंक चाहिए, तो आपको एक गाइडेंस मिल जाए तो अच्छा होता है। इसलिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वहाँ पे इंडिया की सभी टॉप फैकल्टी लाइव पढ़ाती है। अनअकैडमी पे आप अपने डाउट से पूछ सकते हो, डेली लाइव क्लासेस होती है वहाँ पर। साथ में एक और सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको स्टडी प्लानर भी मिलता है और पर्सनल कोच भी मिलता है। पर्सनल कोच वो लोग होते हैं जिन्होंने रिसेंटली वो एग्जाम क्लियर किया है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो आपको असली गाइडेंस तो वही दे सकते हैं कि यार अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स कैसे, उन्होंने कैसे उन प्रॉब्लम्स को फेस किया जो शायद आप भी अभी फेस कर रहे हो। तो आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। दोनों को लेने के लिए उनकी कुछ प्राइसेस होते हैं, आप चेक कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो 1 साल या 2 साल वाला आपको लेना चाहिए, और यहाँ पर भी आप मेरा कोड विक्रांत यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो ज़रूर यूज़ करना मेरा कोड विक्रांत। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है। वो होता है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज है, एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो उन दोनों के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, या बेसिकली इसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसके ऐसे कोई क्वेश्चन सीधे आते नहीं है, तो उसको पढ़ने की भी ऐसे ज़्यादा जरूरत नहीं है। हम सीधे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स में हम गैसेस के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करते हैं। जैसे गैस के साथ हम कर क्या सकते हैं, उसका ब्लॉक बना करके पुली में लटका के ऐसे उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती है हमारे पास करने के लिए। क्या चीज़ होती है? या तो अगर हमारे पास गैस किसी कंटेनर में बंद है तो मैं उसे गर्म कर सकता हूँ, मैं उसे कुछ हीट सप्लाई कर दूँ, या फिर मैं उसे ऊपर से कंप्रेस कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर कुछ वर्क कर दूंगा। इन दोनों चीज़ों से डिपेंड करता है कि हमारी गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। तो किसी भी गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए 3 पैरामीटर होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन तीनों से गैस की स्टेट बदल डिफाइन होती है। अच्छा, मैंने फिर उसको गर्म किया या उसने कुछ एक्सपैंड हुई तो उसने कुछ वर्क कर दिया, उसके टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ये 3 चीज़ें हो सकती है। तो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट गैस को लेके जाते हैं। मान लो P1 V1 T1 से P2 V2 T2 पर गैस को हम लेके गए, हमने कुछ कुछ चीज़ें करी। ये जो प्रोसेस है इसी को बोला जाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, क्योंकि हमने कुछ किया होगा, उसको गर्म किया होगा, ठंडा किया होगा, कुछ ना कुछ तो चीज़ें करी हम। बस इसी की एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन देख लो क्या है। यहाँ पर हम इस गैस को एक सिस्टम मान लेते हैं। गैस को हमने दी अंदर उसमें हीट, ठीक है, हमने जो हीट दी। अब हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उस एनर्जी से दो चीजें हो सकते हैं, या तो इस गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, या फिर आप बोल सकते हो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दोनों का कुछ ना कुछ लिंक है, वो भी देखें हम कैसे। या फिर हो सकता है कि ये गैस गर्म हो जाए, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का दे, इसके ऊपर कुछ वर्क कर दे। तो हमारी गैस को हम हीट देते हैं,
विच इज इक्वल टू या तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आ गया या फिर उसने कुछ वर्क कर दिया। वर्क कैसे कर दिया, इसको उसने आगे ऊपर दे दिया। मान लो यहाँ पे हमने डायनामो लगा रखा है, इससे बिजली जनरेट हो गई, कुछ हो गया, तो हमने यहाँ पे हीट दी, यहाँ पे बिजली जनरेट हो गई, विच इज अ वर्क, कुछ वर्क है वो। तो इन दोनों को हम मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है, दैट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, ये चीजें जरूरी है। तो दिस इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। देखो हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, उससे उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी या फिर वो कुछ वर्क बाहर की तरफ कर देगा किसी और एक्सटर्नल चीज के ऊपर। इसी की अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म लिखना चाहें, जब बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ हीट दिया है, तो ये डेल्टा क्यू बन जाता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। बस यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, देखिए कैसे। पहले सवाल, द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज अब्सॉर्ब 2 किलो कैलोरीज ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क इज। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम अपनी इक्वेशन लिख लेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। जितनी हीट अंदर गई है उससे कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी और कुछ वर्क हुआ होगा। अब कितनी हीट अंदर गई है, हमने दी है 2 किलो कैलोरीज, तो 2 इंटू 10⁻³ इतने कैलोरीज है। आंसर हमारे सारे के सारे जूल्स में, वर्क डन भी जूल्स में, तो हमें इसको पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हमारे जूल्स में हो गए। हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, उसमें कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है, प्लस डब्ल्यू। अब यहां पर देखो लिखा क्या हुआ है, दैट हैज एब्सॉर्ब इतनी हीट एंड डन 500 जूल। तो सिस्टम ने इतनी हीट एब्सॉर्ब करी और 500 जूल का वर्क सिस्टम ने किया, तो यहाँ पर हम प्लस 500 जूल इस तरीके से लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 2 इंटू 4.2 यानी कि 8400 माइनस 500 इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में चेंज, हमें यही तो पता करना था। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 84 माइनस 5 यानी कि 7900 जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू। हमारा आंसर आ जाता है सी। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ दिमाग ज्यादा लगाने की चीज थी नहीं। अगला सवाल देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ वाटर of volume 1 centimeter cube at 100 degree Celsius is converted into steam at temperature under normal atmospheric pressure. Okay, the volume of steam formed is इतना, ठीक है। If the latent heat of vaporization of water is इतना, the change in internal energy। तो देखो यहाँ पर सवाल क्या उठता है, पहली बात तो हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर था। 1 ग्राम ऑफ वाटर को अगर हमें कन्वर्ट करना है स्टीम में, 100 डिग्री पे ही था, तो हमें लेटेंट हीट के बराबर उसको देनी पड़ेगी। तो वो लेटेंट हीट कितनी है, 2256 जूल पर ग्राम। तो 1 ग्राम था, तो हमने एक्चुअली जो हीट सप्लाई की है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 2256 जूल। अब इतनी हमने हीट उसको प्रोवाइड करी, तो क्या यही चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा? नहीं। देखो पानी इतना सा था, थोड़ा सा 1 ग्राम, उसका वॉल्यूम था 1 cm3, लेकिन जब वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ गया, तो उसने इधर उधर एनवायरनमेंट को पुश किया होगा, तभी उसके लिए वहां पे स्पेस बनी होगी। तो अपनी स्पेस बनाने के लिए उसको एनवायरमेंटल प्रेशर को ऐसे पुश करना पड़ा होगा, उसको कुछ वर्क करना पड़ा होगा, तो उसने कुछ ना कुछ वर्क भी किया है, और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट होगा इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा एनर्जी। तो यहाँ हो जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू हमसे पूछा है, वर्क डन क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? वर्क डन क्या होता है, देखो पूरे समय जिस प्रेशर के अगेंस्ट उसने वर्क किया था, इस तरीके से जब एक्सपैंड हो रही होगी ना हमारी स्टीम ऐसे, फिर थोड़ी देर बाद और ऐसे एक्सपैंड हो गई होगी, मान लो इसको इस तरीके से मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो जो वर्क डन कर रही है ये था P एटमॉस्फेरिक। तो हमारे पास वर्क डन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाती है, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो डेल्टा यू एज इट इज हो जाएगा, प्लस वर्क डन हो जाएगा P80m इंटू डेल्टा वी। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, पहले था फाइनली हो जाएगा 1671 माइनस इनिशियली था 1, कितना था ये cm3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। सारी चीजें ऐसा यूनिट में लाना बहुत जरूरी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हम ऐसा यूनिट में ही लेके आएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन रह जाती है 2256 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है 10⁵ इंटू 1670 इंटू 10⁻⁻6।
तो यहाँ पर आप देखोगे ये 10⁵ -6 और 0 ये सब कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू आ जाती है 2256 माइनस 167, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 9820। तो हमारा आंसर आ जाता है सी। अब ऐसा लगेगा कि हमने जितनी हीट सप्लाई करी थी वो पूरी की पूरी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर हो जाएगी, तो कुछ लोग इसको भी मार्क कर सकते थे, लेकिन ये आंसर नहीं है। कुछ वर्क भी हुआ है, स्टीम एक्सपैंड हुई है, तो कुछ वर्क किया उसने, इसलिए हमें ये वाली चीज कट करनी पड़ेगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाती है। इसी तरीके के सवाल रिपीट होते हैं, तो देखो फिर से ऐसा सवाल रिपीट हुआ है। अ सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर इतना रिक्वायर्स 54 किलो कैलोरी ऑफ हीट 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू स्टीम एट इतना। सेम चीज है, हमारे पास हीट कितनी ट्रांसफर हुई है, क्यू की वैल्यू हो जाती है 54 कैलोरी, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4.2 से, जूल बनाने के लिए इसकी वैल्यू आ जाती है 226.8 जूल। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस इट 167.1, तो पहले 0.1 था, तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास आ ही चुका है, तो इसको मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो ये आ जाता है हमारे पास 226.8 इज इक्वल टू डेल्टा यू जो हमें पता करना है प्लस वर्क डन। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1.013 इंटू 10⁵5, इसको पहले मैं पी डी वी लिख देता हूँ, नहीं तो P delta V which is equal to delta U प्लस प्रेशर की वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵5 इंटू डेल्टा V की वैल्यू कितनी है 167 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पर 226.8। अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो सारी की सारी जो वैल्यूज हैं सब जूल्स में, और इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आप इसको 1 ही अज्यूम कर लोगे ना तो भी आपकी कैलकुलेशंस आ जाएंगी, क्योंकि इतने सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारा कोई भी आंसर है नहीं। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है 226.8 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस इसको मैं लिख दूंगा 16.7। यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू आ जाती है, इसमें से माइनस कर दोगे तो लास्ट में बचता है 1 और 210.1 जूल, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये लगभग बी के आसपास आ रहा है। तो हमने ये जो राउंडिंग ऑफ कर दी उसके कारण हमारे आंसर में कुछ गड़बड़ आ रही है, लेकिन हम इसको बी मार्क कर सकते हैं। ओके, या फिर आप यहाँ पर हमने 4.2 लिया था, इसको भी 4.18 लेते, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में इतनी ऊपर नीचे का अप्रोक्सीमेशन हम एग्जाम्स में कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी बाय 2 paths ADC and ABC as shown in the figure. The internal energy at A is UA is equal to 10 joule. Along the path ADC, the amount of heat absorbed is 50 joule and for work done is equal to 20 joule. Whereas along the path ABC, the heat absorbed is 36 joule. The amount of work done along the path is कितना? देखो यहाँ पर हमारी कुछ इंटरनल एनर्जी थी। इंटरनल एनर्जी होता है एक स्टेट फंक्शन, तो यहाँ पर हमारी कुछ इंटरनल एनर्जी थी जिसकी वैल्यू दे रखी है, मान लो 10 जूल। तो यहाँ से हम जब इधर इस रास्ते से जाते हैं तो हमारे पास कुछ, हम इसको हीट अंदर देते हैं, कुछ इससे वर्क डन हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइनल यू फाइनल आ जाती है। अब क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, तो आप इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, किसी और रास्ते से जाओ, यहाँ पर हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आने वाला है। पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे आती है, तो हम लिखते हैं फॉर ADC पाथ हम लिख सकते हैं हीट सप्लाइड है 50 जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन की वैल्यू है 20 जूल। तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाती है 30 जूल, यानी कि फाइनल जो इंटरनल एनर्जी होगी हमारी उसकी वैल्यू 40 जूल रही होगी। तभी तो यहाँ पर देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 30 जूल का हो गया। अब हम देखेंगे फॉर पाथ ABC। अब हम इस नीचे वाले से जा रहे हैं, तो हमें पता है यहाँ पर कि जितनी हीट सप्लाई की गई है, तो लिख देंगे हम हीट सप्लाई इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो यहाँ से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी था यहाँ से भी उतना ही होगा, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 30 प्लस वर्क डन हमें पता करना है, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा वर्क डन इज इक्वल टू 6 जूल। बहुत ही सिंपल था ये, तो
सीधे सीधे 6 जूल हमारा आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, एक्चुअली कॉन्सेप्ट इसमें देखना था। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है, जबकि वर्क डन पाथ फंक्शन होता है। देखो यहाँ वाले पे हमने वर्क डन किया था 20 जूल, यहाँ वाले में हमने वर्क डन किया है सिर्फ 6 जूल। An ideal gas goes from state A to state B where 3 different processes indicated in PV diagram। तो हमारे पास एक PV डायग्राम है, यहाँ A से हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। If Q1, Q2, Q3 indicates the heat absorbed by the gas along the 3 processes and delta 1, delta U, delta 3 indicate the change in internal energy along the 3 processes, तो हमें बता रहा है इनके बीच में कुछ रिलेशन है। पहली बात तो ये देखो कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही वो डिपेंड करेगी। आप ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाके आओ, फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा यू सभी के लिए सेम होगी, है ना, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी। तो हमारे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, जिसमें डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा 3 को अलग अलग बताया गया। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इसमें पता कैसे करेंगे कि इसमें हीट किसने ज्यादा दी है? देखो हमारी इक्वेशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू सभी के लिए बराबर है, तो जिस केस में वर्क डन ज्यादा होगा उस केस में Q की वैल्यू ज्यादा होगी। वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल P डॉट dV, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम कर्व का ये वाला जो एरिया होता है वो जिसका ज्यादा होगा उसका वर्क डन ज्यादा होगा। तो ये वाला एरिया देखो, पाथ नंबर 3 के लिए तो वर्क डन सिर्फ इतना सा है, पाथ नंबर 2 के लिए इतना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, पाथ नंबर 1 में इतना हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं W1 इज मोर देन W2 इज मोर देन W3। इसका मतलब Q1 इज मोर देन Q2 इज मोर देन Q3। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल था, इसको स्टार मार्क किया जा सकता है। आगे चलते हैं। Which of the following is not thermodynamical function? तो यहाँ पे पूछा क्या है, बेसिकली हमसे पूछा है कि कौन कौन सी चीजें स्टेट फंक्शन है। यहाँ पे वर्क डन हमारा पाथ फंक्शन होता है, तो हमारा आंसर सीधे सीधे बी हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है, ये एक सिस्टम है, इसके ऊपर जितनी हमने हीट एनर्जी दी उससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई या फिर उसने कुछ और वर्क कर दिया। वर्क इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ पे सभी जगह एनर्जी को कंजर्व करा रहे थे, हमारा आंसर आ जाता है एनर्जी। ठीक है, सिर्फ वर्क हम नहीं कंजर्व कराते हैं, सिर्फ हीट नहीं कंजर्व कराते हैं, हम सारी चीजें कंजर्व कराते हैं। बेसिकली हम एनर्जी कंजर्व कराते हैं। ऑलराइट, इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए इस टॉपिक के। अब आता है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे पहली बात तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके, हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। पहला है आइसोकोरिक, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। तो जैसे ये हमारा पीवी ग्राफ है, इसमें अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ तक नीचे लेके आऊँ तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम की वैल्यू हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट थी, तो ये हो जाता है हमारा आइसोकोरिक। या फिर मैं यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा सीधे तो भी वो आइसोकोरिक है। किसी भी इस तरीके की वर्टिकल लाइन में आप मूव कर रहे हो तो हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। अच्छा, ऐसे जीरो के नीचे नहीं आएगा, नेगेटिव प्रेशर कुछ नहीं होता है। फिर हमारे पास हो सकता है आइसोबैरिक, उसमें क्या होता है, उसमें प्रेशर आइसोबार, बार का मतलब वो प्रेशर नापते हैं ना हम बैरोमीटर से, तो वहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो आइसोबारिक प्रोसेस बताती है। फिर आता है हमारे पास आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारे पास इस तरीके से, सॉरी, ये वाला ग्राफ आ जाता है। इसमें हम बोलेंगे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू nRT होता है। T कांस्टेंट है तो N और R तो किसी भी सिस्टम के लिए कांस्टेंट हो जाता है, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। चौथा होता है जब हम उस सिस्टम को कोई भी हीट ट्रांसफर ना होने दें, उसको इंसुलेट कर दें, तो वो हो जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस, उसमें PV की पावर गामा कांस्टेंट हो जाता है। अब इसमें अगर हम देखना चाहें, देखो हमारे पास ये जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन थी, आइसोकोरिक में क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाती है, और हमारे पास जो भी हम हीट देते हैं उससे हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वैल्यू होती है NCV डेल्टा T। CV क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली हमारी हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। आइसोबैरिक में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन की वैल्यू हो जाती है P डेल्टा V। बहुत ही सिंपल है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू NR डेल्टा T। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो आप PV माइनस P2 V2,
P1 V1 माइनस P2 V2 को आप लिख सकते हो NR T1 माइनस T2। ओके, आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो जाती है। उसमें हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। देखो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू जिसकी वैल्यू हो जाती है, आप इसको डेराइव कर सकते हो NRT ln V2 बाय V1, नेचुरल लॉग है ये, ठीक है। इसको आप याद रखना, ये काफी जगह काम आता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पीवी की पावर गामा कांस्टेंट था, जहाँ पे गामा क्या होता है, गामा होता है हमारा कांस्टेंट प्रेशर वाली हमारी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है डिवाइडेड बाय CV, CP अपॉन CV। वो किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, उस पर भी हम आएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से उसे निकाला जा सकता है। उस केस में वर्क डन की वैल्यू हो जाती है NCV डेल्टा टी माइनस NCV डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर देखो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई हो जाता है। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई कैसे हो जाता है, हीट गिवन इज जीरो है, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो F/2 होती है, जहाँ पे F होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। कांस्टेंट प्रेशर पे हमारी जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है F+2 डिवाइडेड बाई 2R, और इन दोनों को डिवाइड कर देते हो तो हमें गामा मिल जाता है, ये एडियाबेटिक वाला। और CP माइनस CV इज ऑलवेज इक्वल टू R फॉर एनी गैस। तो ये मेयर्स रिलेशन है, इसके भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए। तो देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है, लेकिन है नहीं उतना, क्योंकि इसके जब आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ही सिंपल आते हैं। एडियाबेटिक को हम डिटेल में अलग से कवर करेंगे। अभी हम बाकी सारी चीजें देख लेते हैं, मोटा मोटी किस तरीके से काम करती है। ग्राफ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। ओके, हमें बताना है कौन सा वाला कौन सा है। देखो, सबसे पहले तो ये वाला जो है, इसमें हमें पता है कि प्रेशर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। तो ये जो 1 है, 1 2 3 4 कौन सा है, ये वाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 4 इज आइसोबारिक, ठीक है, ये आइसोबारिक हो गया। तीसरा वाला कौन सा है, ये है हमारा आइसोथर्मल। देखो इस पूरी लाइन पे टेम्परेचर 500 केल्विन ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो तीसरा वाला इज आइसोथर्मल। दूसरा वाला ये एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक का ग्राफ हमेशा थोड़ा सा स्टीप होता है, तो हमारे पास दूसरा वाला एडियाबेटिक है। और ये पहला वाला देखो, ये एक वर्टिकल लाइन है, इसमें वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आ रही है, तो पहला वाला हमारा आइसोकोरिक हो जाएगा इस तरीके से। उसमें आप देखोगे तो हमारा एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। 17 में आया था और ऐसे और हो सकते हैं। Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock। तो हमारे पास दो सिलेंडर है इस तरीके से, और दोनों एक स्टॉपकॉक के जरिए इस तरीके से कनेक्टेड है। ओके, ये है A, ये है B। A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated। तो हमारे पास A के अंदर कुछ गैस है, आइडियल गैस है, और B पूरा का पूरा खाली है। अब हम क्या करने वाला था, एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। तो यहाँ पर इंसुलेशन है, कोई भी हीट अंदर नहीं जा सकती। जैसे ही हमने पढ़ लिया कि इंसुलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाता है एडियाबेटिक। चाहे यहाँ पर अब जो भी होता रहे, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हीट जा ही नहीं सकती, तो ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। Q इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। आंसर तो हमारा आ गया है A। लेकिन यहाँ पे और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी इस तरीके से हमारे पास गैस एक्सपैंड कर दिया, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्री एक्सपेंशन। यहाँ पे देखो इसके मोशन को इधर रेजिस्ट करने के लिए सामने कोई और था नहीं, तो ये फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि ये एडियाबेटिक है, इंसुलेटेड है, Q की वैल्यू भी 0 है, कोई हीट इस सिस्टम में अंदर आ नहीं रही है। और हमारे पास इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब Q की वैल्यू 0 है, W की वैल्यू 0 है, तो डेल्टा यू की वैल्यू भी 0 होगी, यानी कि हमारा इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब भी हम इस तरीके से फ्री एक्सपेंशन कराते हैं, गैस का टेम्परेचर कम नहीं होता है। अब टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम डबल हो गया है, तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT। ये तो हमेशा वैलिड होती है आइडियल गैस के केस में। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डबल हो गया, तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। इस तरीके से हमें फ्री एक्सपेंशन के एक ही तरीके के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड बाय ए सिस्टम। अगेन यहाँ पर हीट Q की वैल्यू 0 है, तो Q किस में 0 होती है, सिर्फ एडियाबेटिक में। हम जानते हैं कि एडियाबेटिक में प्रोसेस में हमारे पास हीट कोई भी एक्सचेंज नहीं होती। The volume V of a monoatomic gas varies
विद इट्स टेम्परेचर T एज शोन इन द ग्राफ। तो हमारे पास एक ग्राफ है। अब ध्यान देना, ये हमारा प्रेशर वॉल्यूम वाला ग्राफ नहीं है, ये हमारा वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है। यहाँ पर हम देखते क्या है, हम देखते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, V इज इक्वल टू nR डिवाइडेड बाई P टाइम्स T। ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब n और r तो वैसे भी सिस्टम के लिए कांस्टेंट होता है, P की वैल्यू भी कांस्टेंट आ गई है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि दिस इज एन आइसोबारिक प्रोसेस, यानी कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, the ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B। अब वो स्टेट A से स्टेट B में जा रही है। देखो यहाँ पर A से B में आप जाते हो तो वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये कुछ वर्क करेगी, साथ में इसमें कुछ हम हीट दे रहे होंगे, तभी इसके साथ ये प्रोसेस हो रहा है। हमारी पहले तो इक्वेशन लिखते हैं हम। इक्वेशन क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। हम हीट कितनी दे रहे हैं, यहाँ पर वो जाएगी NCP डेल्टा T, क्योंकि एक आइसोबारिक प्रोसेस है, हमें पता है ये वाली चीज। इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाता है, NCV डेल्टा T। और वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही है, P डेल्टा V, क्योंकि एक आइसोबारिक प्रोसेस है। और अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो हम यहाँ पर P डेल्टा V को एक और चीज लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, NR डेल्टा T। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन को देखो, PV इज इक्वल टू NRT है, P कांस्टेंट है तो डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T। यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हमें पता क्या करना है, रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब बाय इट। तो वर्क डन तो ये है और हीट एब्जॉर्ब बाय इट ये है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है, रेशियो इज इक्वल टू NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय NCP डेल्टा T। यहाँ पर ये डेल्टा T से डेल्टा T कट गया, N से N कट गया। हमें जो रेशियो पूछा गया है वो रेशियो आ जाता है R डिवाइडेड बाय CP। अब ये गैस क्या थी, मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमारे CP की वैल्यू कितनी हो जाती है, CP होता है हमारा, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CP इज इक्वल टू F प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2R। F होता है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक गैस के केस में वो वैल्यू 3 होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5/2R। तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर में है R, नीचे आ जाएगा 5/2R। तो आंसर आ जाता है हमारा 2/5, विच इज ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल ही था। मतलब हमें ये पता होना चाहिए रेशियो कौन सा पूछा है। पूछा था रेशियो ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ हीट सप्लाई। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया। आइसोबारिक प्रोसेस है ये, कंफ्यूज मत होना ग्राफ देख के। आगे का सवाल देखते हैं नेक्स्ट। इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस which of the following statement is not true? Okay, in an isochoric process pressure remains constant। यही ट्रू है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, करेक्ट। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी हमें पता है। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ये भी हमें पता है। तो आंसर हमारा ए हो जाता है, ए गलत है। Next is a sample of gas expands from volume V1 to V2. The amount of work done by the gas is greatest when it expands adiabatically, isobaric। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अब देखो इसमें सवाल में हमें समझना क्या है। हमारे पास मान लो इस तरीके से कोई भी प्रोसेस का PV ग्राफ है, PV, ठीक है। यहाँ से हम मान लो V1 से V2 जाते हैं, V1 से लेकर V2, ठीक है। वो कहीं भी हो सकता है। हमारा प्रोसेस ऐसे होगा तो भी हम V1 से V2 आ गए, अगर हमारा प्रोसेस ऐसे होगा तो भी हम V1 से V2 आ गए। और हमारा ग्राफ में एरिया क्या होता है, एरिया होता है ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया। तो ऐसा एरिया सबसे ज़्यादा कब होगा, मान लो हम इस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास 3-4 तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं। एक तो हो गया हम प्रेशर कांस्टेंट वाला ऐसे चले गए, दूसरा हो गया हम आइसोथर्मल ऐसे चले गए, तीसरा हो गया हम एडियाबेटिक ऐसे चले गए, है ना। चौथा हो गया हम आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में तो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो हमारे पास ये मेनली 3 है। इसमें सबसे ज़्यादा एरिया आप देखोगे ये वाला है, ये वाला यानी आइसोबारिक, जहाँ पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस अगर है
तब एक्सपेंशन में वर्क मैक्सिमम होगा। अगर हमसे पूछते कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा होता तो हम बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करते इस तरीके से। उस केस में हमारे पास आइसोबारिक ऐसा होता, एडियाबेटिक ऐसा होता। तो उस केस में एडियाबेटिक में सबसे ज़्यादा वर्क गैस के ऊपर हमें करना पड़ता है, वहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे भी गैस ने किया है तो उस वक्त गैस के ऊपर करना पड़ता है। ओके, आगे चलते हैं। A gas is compressed isothermally to half its initial volume. ठीक है, the same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half. Then अब तो देखो ये हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास वो जो चार प्रोसेसेस होते हैं ना, उसका फिर से मैं आपको ग्राफ बनाता हूँ। प्रेशर, वॉल्यूम, तो हमारे पास यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम था कुछ V, फिर उसके बाद हम उसको V/2 तक लाए। अगर हम इसको थर्मली करते हैं तो आइसोथर्मली हमारा ऐसे ग्राफ जाता है, एडियाबेटिक में ज़्यादा स्टीप होता है ग्राफ, तो ये वाला हमारा एडियाबेटिक ऊपर की तरफ जाता है यहाँ पर, इस तरीके से। ओके, ऑप्शन देखते हैं। कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। अब देखो हमारा पहली बात तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बार जो इन ग्राफ के नीचे का एरिया होगा वो होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो एडियाबेटिक में हम देख रहे हैं कि एरिया ज़्यादा है, नहीं एडियाबेटिक में ज़्यादा वर्क करना पड़ा होगा कंप्रेस करने के लिए। तो हम देखते हैं इसमें कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन, तो यही हमारा आंसर भी हो जाता है। और बाकी ऑप्शन ये है कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, ये तो हो ही नहीं सकता। विच ऑफ द केस रिक्वायर्स मोर वर्क विल डिपेंड अपॉन द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, नहीं इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। इस केस में एडियाबेटिक में हमारे पास ज़्यादा एरिया आता है, उसको कंप्रेस करने के लिए एडियाबेटिक लिए हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, जब हम उसे कंप्रेस करेंगे उसमें से हीट तो फ्लो हो नहीं सकती, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हमें ज़्यादा जोर से उसको प्रेस करना पड़ेगा, इसलिए हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आइसोथर्मल में उसमें से हीट निकलती जाएगी, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगी, इसलिए इसमें कम वर्क करना पड़ रहा है, वर्क दोनों में करना पड़ेगा। और अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है साइक्लिक प्रोसेसेस। साइक्लिक प्रोसेसेस क्या होता है, देखो हम यहाँ से शुरू हुए वहाँ तक गए, ये हमारा एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ से हम फिर दूसरा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लगा दिया और हम फिर यहीं आ गए। ज़रूरी नहीं हमारे पास दो प्रोसेस हो सकता है, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ गए, 5 प्रोसेस का यूज़ करके, लेकिन ये भी एक कंप्लीट साइकिल है। तो जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं वापस अगर घूम के वहीं आ गए तो वो साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें हमारे पास दो तरीके की चीज़ें हो सकती है, या तो ये देखो क्लॉकवाइज, इस तरीके से क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है, या फिर हम इस तरीके से उल्टे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस। क्लॉकवाइज साइकिल में हमारे पास जो वर्क डन बाय द गैस होता है वो होता है ये वाला एरिया। एंटी क्लॉकवाइज में भी यही वाला एरिया वर्क होता है, लेकिन ये होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये होता है बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द गैस, दिस इज वर्क डन ऑन द गैस। तो बस हमें यही सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है। और अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते देखो। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, यहाँ से हम यहाँ जाते हैं, ऐसे गए थे और फिर ऐसे हम आ गए हैं। तो द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय द एरिया। तो हमारा ये वाला एरिया, ये आंसर हो जाने वाला, वो एरिया कौन सा है, ACBDA। तो हमारा आंसर यही हो जाता है। आ गया इस तरीके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें सोचने के लिए भी कुछ नहीं है। मतलब अगर मैंने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा होता तो भी मैं इसी को मार्क करने वाला था। एनीवे, आगे चलते। An ideal gas is compressed to half its initial volume by means of several processes. Okay. Which of the process results in maximum work done on the gas? ये तो अभी हमने पढ़ा था ना, ये क्वेश्चन तो आ चुका है, अभी सॉल्व किया था हमने, रिपीट हो रहा है फिर से। देखो हमारे पास मान लो यहाँ पर कुछ V है, यहाँ से V/2 पे हमें आना है, इस जगह से यहाँ तक। तो अगर मेरा आइसोबारिक प्रेशर होगा, प्रोसेस होगा, तो हम इस तरीके से आएंगे। अगर हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो हम ऐसे आएंगे, है ना, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो हम ऐसे आने वाले हैं। ये है हमारा एडियाबेटिक। तो हमारा एरिया PV कर्व का सबसे ज़्यादा यहाँ पर है एडियाबेटिक में, तो हमारा आंसर एडियाबेटिक हो जाता है। ये था हमारा प्रेशर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो रिपीट हो रहा है बार बार, इसको अच्छे से याद कर लो। ये चारों के ग्राफ कैसे होते हैं, और एक आइसोकोरिक होता है वो ऐसे होता है, लेकिन उसमें हम हाफ वॉल्यूम तक कभी पहुंच नहीं पाते। ओके,
If Q, E and W denoted respectively the heat added, change in internal energy or work done in a closed cycle process, then अब देखो क्लोज साइकिल में क्या होता है, हम जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे आ जाते हैं, इस तरीके से है ना, यहाँ से स्टार्ट किया, कैसी भी क्लोज साइकिल है, और फिर से यहीं पे आ गए इस जगह पे ऐसे ए पे, तो यहाँ से चले थे वापस यहीं पे आ गए, तो हमारा इस प्रोसेस में कुछ वर्क डन हुआ है, और वही वर्क डन उस सिस्टम में जो ऐड की होगी हीट उसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली और फाइनली अगर हम फिर से इसी पॉइंट पे आ गए तो हमारी इंटरनल एनर्जी तो वापस पहले जैसे हो गई, तो हमारा डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाती है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ई इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा यू की वैल्यू 0 है। साथ में हम और एक चीज यहाँ पे पता लगा सकते थे, क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो इस कंप्लीट साइकिल में क्यू इज इक्वल टू, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाने वाला था, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। 1 mole of an ideal gas goes from an initial state A to final state B by two processes. It first undergoes isothermal expansion from volume V to 3V, and then its volume is reduced from 3V to V at constant pressure. The correct PV diagram for the two processes is, तो देखो पहले हम V से 3V जा रहे हैं और फिर उसके बाद में कांस्टेंट प्रेशर पर रिड्यूस हो रहा है, तो हमारे पहले V से 3V तक कैसे जा रहे हैं, आइसोथर्मल, तो V से 3V तक हमारे पास ऐसा ग्राफ होना चाहिए। उसके बाद जब रिटर्न आएंगे वापस V पर, तो वो आइसोबारिक मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर वाला हॉरिजॉन्टल ग्राफ होना चाहिए, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, आई थिंक डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये भी नहीं होगा, V से 3V आइसोथर्मल जाना था, इसने आइसोबारिक पहले कांस्टेंट प्रेशर कर दिया फिर बाद में आइसोथर्मल हो गया, तो ये गलत आंसर है, ये तो कुछ प्रोसेस ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर है डी, पहले आइसोथर्मल PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फिर बाद में P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर डी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। फिगर बिलो शोज टू पाथ्स दैट मे बी टेकन बाय अ गैस टू गो फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी। देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें दो पाथ बताए, या तो हम ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, वैसे जाने में तो हम 500 पाथ से या कितने भी पाथ से जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है, इन प्रोसेस ए बी 400 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। प्रोसेस ए से बी में देखो हीट को मैं लाल रंग से ऐड करता हूँ, ये हमने 400 जूल ऐड कर दिया, ओके। क्या आपको दिख रहा है ए से बी प्रोसेस में कोई भी वर्क डन नहीं होगा, यहाँ पर जो हमारा वर्क डन है उसकी वैल्यू है 0, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है, तो 400 जूल जो गया उससे पूरी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई होगी उसकी। 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड बी से सी में, यहाँ पर हमारी 100 जूल ऐड किया जाता है। जब यहाँ से यहाँ तक हम 100 जूल ऐड करते हैं तो इस बार गैस इधर आ रही है, तो यहाँ पर कुछ वर्क डन भी हो जाएगा जिसका वैल्यू इस एरिया के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हीट इनपुट कितना हो गया, 400 प्लस 100, टोटल वर्क डन हमारे पास ये वाला हो गया, और इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो आ जाएगा। ऑल राइट, तो क्या हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो हम लिख देंगे Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, Q की वैल्यू है 400 प्लस 100 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन की वैल्यू कितनी है, यहाँ का जो एरिया हमें ये पता करना है, ये एरिया की वैल्यू कितनी है, देखो ये है वैल्यू 6 इंटू 10⁴, 6 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डिफरेंस कितना है, ये वैल्यू ठीक से लिखी नहीं है ग्राफ में, पर ये 4 है ये 2 है, तो 4 माइनस 2 इज 2, 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू आ जाती है 500 माइनस 6 इंटू 2 यानी कि 120 यानी कि 380 जूल। हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है वो होता है 380 जूल, उसकी वैल्यू तो उतनी रहने वाली है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज हमेशा स्टेट फंक्शन है इंटरनल एनर्जी। अब मैं यहाँ से ऐसे जाऊँ, चाहे यहाँ से ऐसे जाऊँ, चाहे यहाँ से ऐसे जाऊँ, किसी भी पाथ से जाऊँ, इंटरनल एनर्जी में चेंज इतना ही आने वाला है, इसको हमें हाईलाइट कर देना चाहिए। अब हम पता करना चाहते हैं इस ए से सी में हमने कितनी हीट दी होगी, तो मान लो हमने यहाँ पर इसको दी है कुछ हीट Q, तो अब इस दूसरे प्रोसेस के लिए A टू C के लिए मैं फिर से लिख दूंगा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Q हमें पता करना है,
डेल्टा यू की वैल्यू हमें पता है, देखो ए से सी जाते हैं तो डेल्टा यू की वैल्यू 380 जूल आ जाती है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 380 प्लस वर्क डन, इसकी वैल्यू मैं पता कर सकता हूँ क्या, देखो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, ये ट्रेपेजियम है, इसका एरिया कितना हो जाता है, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ इनटू ये वाली जो भी लेंथ है, तो ये हो जाता है 2 प्लस 6 इंटू ये, और डिवाइडेड बाई 2 भी करना पड़ता है ना, तो 2 प्लस 6 यानी 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 इंटू 10⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो Q इज इक्वल टू 380 प्लस 80 यानी कि ये कितना आ जाता है 460 जूल, हमारा आंसर आ गया 460 जूल। तो बहुत ही सिंपल था। अब इसको करने का और एक तरीका हो सकता है, वो है साइक्लिक प्रोसेस वाला। मान लो यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, इस केस में हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 हो जाता है। साइक्लिक प्रोसेस की अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाती है, ये जो वर्क डन है वो एक्चुअली ये वाला एरिया हो जाता है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 2 यानी कि ये 4 का हाफ होता है 2 इंटू 2 4, इसका एरिया है, एरिया इज इक्वल टू 40 जूल। तो हम लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पर जब हम साइक्लिक प्रोसेस बनाएंगे ना, इसको साइक्लिक प्रोसेस में ऐसे ऐसे ऐसे, अगर इधर से इस डायरेक्शन में जाते समय Q अंदर गई थी हीट, तो यहाँ से यहाँ जाते समय हम बोल देंगे माइनस Q अंदर गई थी, तो हम क्या लिख देंगे 100 प्लस 400 माइनस Q इज इक्वल टू 40। टोटल हीट जो अंदर गई साइक्लिक प्रोसेस में, अभी ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, देखो एक इधर जा रहा था, दूसरा इधर जा रहा था, तीसरा भी इधर जा रहा था, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं हुआ, ये हम यहाँ से शुरू होकर के फिर से यहाँ पे नहीं पहुंचे। साइक्लिक बनाने के लिए हमको यहाँ पर AC का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, तो उसने जो हीट एब्जॉर्ब करी होती Q, उसको हम बोल देंगे अब ये माइनस Q है, तो 100 प्लस 400 माइनस Q इज इक्वल टू इसका जो भी एरिया होता है वो होता है 40। तो यहाँ से हमारे पास देखो सीधे सीधे आंसर आ जाता है Q इज इक्वल टू 500 माइनस 40 यानी कि 460, सीधे आ गया। कौन सा वाला सिंपल है, ये वाला करना सिंपल है, ऐसे भी कर सकते हो, पर साइक्लिक वाले तरीके से करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। आगे चलते, a thermodynamic process is shown in the figure, okay, दिया हुआ है, the pressures and volumes corresponding to some points are also written, ठीक है ठीक है ठीक है। in process AB, A से भी 600 joule of heat is added and BC for 200 joule is added, तो यहाँ पर हमने 600 ऐड किया, यहाँ पर हमने 200 ऐड किया। The change in internal energy of the system in process AC would be, okay, ये तो बहुत ही सिंपल, यहाँ से यहाँ तक जाते। अब देखो पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं ABC के लिए, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Q की वैल्यू कितनी है, टोटल हमने दी 600 पर प्लस 200 यानी 600 प्लस 200 इज इक्वल टू डेल्टा यू AC, मैं उसको बोल देता हूँ, प्लस वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक इस वाले प्रोसेस में वर्क डन कितना है 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो 0 प्लस यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना हो जाएगा, PB की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁴, 8 इंटू 10⁴ इंटू ये हमारे दोनों वॉल्यूम VA और VD का डिफरेंस कितना है, VD माइनस VA की वैल्यू हो जाती है 3 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाता है 600 पर 200, 800 इज इक्वल टू डेल्टा यू AC प्लस 240 यानी डेल्टा यू AC की वैल्यू हो जाती है 560 जूल। अब A से C आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या कैसे भी जाओ, डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन होता है, डेल्टा यू की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, तो हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू आ जाती है कितनी 560 जूल, जो कि A हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। The gas is taken through the cycle A B C A, okay, A से B गए C गए, ये एक साइकिल क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो इसका जो भी एरिया हो जाएगा वो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस, तो हमें ये निकाल लेना है, तो इसका एरिया बता दो भाई, इसका एरिया हो जाता है हाफ इंटू 6 माइनस 2 इंटू 10⁵,
ये हमारा प्रेशर स्केल है क्योंकि ना 6 - 2 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई 7 - 2 यानी कि इंटू 7 - 2 × 10⁻³ तो इसकी वैल्यू आ जाती है हाफ इंटू 4 × 10⁵ इंटू 5 × 10⁻³ इसकी वैल्यू आ जाती है 10⁻³ विच इज इक्वल टू 1000 जूल। हमारा आंसर आता है ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। A thermodynamic system undergoes cyclic process A B C D। A से B गए, B से C गए, C से D गए और D से फिर से हम A आ गए हैं। The work done by the system in the cycle is, कैसे निकालोगे इसका वर्क डन? पहले बताओ ये साइक्लिक प्रोसेस है कि मतलब साइक्लिक प्रोसेस तो ये क्लॉकवाइज है कि काउंटर क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है? देखो इसको ना करने का मैं एक ट्रिक जो लगा लेता था, मैं इस पूरे एक प्रोसेस को दो प्रोसेस में तोड़ देता। एक प्रोसेस ये हो जाता है, दूसरा प्रोसेस ये हो जाता है। अब क्योंकि ये वाला प्रोसेस हमारा क्लॉकवाइज है तो इतना एरिया वर्क डन बाय द गैस है और ये वाला काउंटर क्लॉकवाइज है तो इतना एरिया वर्क डन ऑन द गैस है। सिमेट्री से हमें दिख रहा है कि ये दोनों एरियाज बराबर है तो वर्क डन ऑन द गैस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस। तो दोनों बराबर हो गए तो टोटल वर्क डन दोनों को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी D0। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले जाएंगे है ना, देखो A से B वर्क डन A से B प्लस वर्क डन B से C प्लस वर्क डन C से D प्लस वर्क डन D से A, हमें ये सारे ही तो कैलकुलेट करना है। A से B जाने में हमारा जो वर्क डन होगा वो ये वाला एरिया हो जाता है जिसकी वैल्यू हो जाएगी P0 और 3P0 के बीच की मिड वैल्यू ले लेता हूँ तो वो हो जाती है 2P0 × V0 प्लस वर्क डन B से C। अब देखो हम कंप्रेस कर रहे हैं गैस को तो नेगेटिव माइनस में ये वाला एरिया आ जाए जिसकी वैल्यू हो जाती है -3P0 V0। फिर हमारे पास आ जाता है वर्क डन C से D। जब C से D जा रहे हैं फिर से देखो गैस एक्सपैंड आ रही है तो पॉजिटिव हमें ये वाला एरिया पॉजिटिव में ऐड करना है जिसकी वैल्यू हो जाती है अगेन इसकी एरिया आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 2P0 × V0। फिर हमें और प्लस करना है कौन सा वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक D से लेकर A तक जिसकी वैल्यू हो जाती है माइनस में आएगा इसका आंसर माइनस, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, कंप्रेस कर रहे हैं हम तो -P0 V0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है P0 V0 2P0 V0 -3P0 V0 प्लस 2P0 V0 -P0 V0। अगेन इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो ये वाली ट्रिक लगा लेना आप तो उससे आंसर जल्दी आ जाता है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। A thermodynamic system is taken through the cycle A, B, C, D as shown in the figure. The heat rejected by the gas during the cyclic process is, देखो A, B, C, D ऐसे गए हम तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में हमें पता है कि वर्क डन टोटल क्या होता है उसके एरिया के बराबर और हमारे पास Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U की वैल्यू 0 होती है। जहां से शुरू हुए थे हम वहीं पे घूम के आ गए तो इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। हमारे पास वर्क डन कितना हो जाता है, अब देखो ये इस तरीके से उल्टी घूम रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका जो एरिया होगा वो होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑन द गैस। तो यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव है, ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो Q की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, यानी कि सिस्टम ने नेगेटिव हीट एक्सेप्ट करी है, यानी कि पॉजिटिव हीट रिजेक्ट करी है, यानी कि हीट रिजेक्टेड। तो बेसिकली हमें पता चल गया कि जो भी एरिया आने वाला है वही इसका हीट रिजेक्टेड है। अब उस एरिया की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो एरिया is equal to 2 - 1P multiplied by 3V minus V which is equal to 2PV। तो हमारा आंसर आ जाता है 2PV। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतनी हीट रिजेक्ट हो जाएगी। एक्चुअली Q की वैल्यू कितनी आई होगी, Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू -PV -2PV सॉरी।
आ गया है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है? मान लो हमारे पास कोई भी प्रोसेस है इस तरीके से, एक मिनट प्रोसेस दिखा देता हूँ। हमारे पास कोई भी प्रोसेस हो सकता है इस तरीके से, यहाँ पर गैस हो सकती है कोई सी, उसको हम यहाँ से हीट दे सकते हैं, कुछ उसके ऊपर कुछ वर्क करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें हीट देना बंद कर दूँ, यहाँ पे इसको इंसुलेट कर दूँ, तो फिर हमारे पास वो प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाता है। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा यू की वैल्यू होती है एन सी वी डेल्टा टी। तो बस यही हमारे पास चीज़ें हैं, इसी का फॉर्मूला यूज़ करें और बस अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबेटिक प्रोसेस हैज द फॉलोइंग प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। अच्छा, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिखा हुआ है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो हमारे पास क्या होने वाला है, देखो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमें पी और टी की टर्म्स में बात करना है। क्या मैं v को लिख सकता हूँ? देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है हमारे पास, तो v को क्या लिख सकते हैं हम? एन आर टी बाय पी। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पी पी इंटू वी की जगह मैं लिख दूंगा एन आर टी डिवाइडेड बाई पी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से देखो p की पावर हो जाता है 1 माइनस गामा इंटू टेम्परेचर की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सम अदर कॉन्स्टेंट हो गया होगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या होता है? p की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा, यानी कि d हमारा आंसर आ गया। तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना था। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, उसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से वैल्यूज रखते जाना, और ऐसे सवाल बहुत सारी बार आते हैं। देखो रिपीट हुआ होगा ये। Which of the following relation does not give the equation of an adiabatic process where terms have their usual meaning? तो इसमें हमें सारे चेक करने पड़ेंगे। देखो पीटी पीटी और पीवी और टीवी सारे, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, ये तो देखो हमारा करेक्ट है, इसके साथ तो हमें कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इन दोनों में से पक्का एक ऑप्शन गलत होगा, या तो ये करेक्ट हो सकता है या करेक्ट हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई सा गलत होने वाला है। कौन सा वाला गलत है इनमें अभी हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं, चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। हमारे p की पावर 1 माइनस गामा, t की पावर गामा कांस्टेंट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है, यानी कि हमारा आंसर एक्चुअली ए हो जाने वाला है। लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है हमारे पास, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी भी होता है। v की वैल्यू मैं लिख दूंगा एन आर टी डिवाइड बाई पी, इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो आ जाएगा हमारा आंसर p इंटू एन आर टी डिवाइड बाई पी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ से आ जाएगा p की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू सम अदर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। ये भी पक्के से करेक्ट ही रहा होगा, क्योंकि हमारे पास सिंगल आंसर करेक्ट वाला पेपर है हमारा इस तरीके से। तो आंसर हमें ए मार्क करना है, ये ऑप्शन गलत है और यही हमारा आंसर हो जाता है। During an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its temperature. The ratio of Cp by Cv for the gas is, देखो हमें यह बोला है P is proportional to T की पावर Q। अब एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो हमें क्या पता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। हमें यहाँ पर वॉल्यूम को हटाना है, यहाँ पे हम पहले टेम्परेचर को लेके आते हैं। तो हमारे पास क्या था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ से आया था पी इज इक्वल सॉरी वी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई पी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा P इंटू एन आर टी डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसकी पावर गामा है, यानी P की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सम अदर कॉन्स्टेंट, कुछ और वैल्यू आ गई होगी, एन आर उधर चला गया। तो मैं लिख सकता हूँ P की पावर समथिंग, P इज इक्वल टू टी की पावर माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा इज इक्वल इनटू सम कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ P इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। करेक्ट, यहाँ से हम यहाँ तक आ गए, और हमें बोला है क्वेश्चन में ऐसा होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है गामा अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो गामा की वैल्यू कितनी रही होगी, यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाती है देखो 3/2, गामा की वैल्यू आप रखो 3/2, तो गामा इज इक्वल टू
3/2 विच इज CP/CV, ठीक है। गामा रेशियो CP/CV इज इक्वल टू 3/2 हमारा आंसर हो जाता है। ये आप सबको बताया ना, गामा इज इक्वल टू CP/CV, और जिसकी वैल्यू हो जाती है F+2/F, है ना। F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ये रिलेशन हमें याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। 1 mole of an ideal gas at an initial temperature of T Kelvin does 6 joules of work adiabatically. ओके, यहाँ से थे हम, यहाँ से पॉइंट नंबर 2 तक जाते हैं। ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। इनिशियल टेम्परेचर इसका T केल्विन था, और वहां से 6 जूल ऑफ वर्क हो गया उसके ऊपर, नहीं उसने वर्क किया, तो वर्क इज इक्वल टू 6 If the ratio of specific heats of this gas at constant pressure at constant volume is 5/3, तो इससे हमें क्या पता चलता है, CP/CV is equal to 5/3, यानी कि गामा is equal to 5/3 दिया हुआ है। ओके, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, Q is equal to डेल्टा U प्लस W। एडियाबेटिक है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमारे पास डेल्टा यू क्या होता है, NCV डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। वर्क डन बाय द गैस कितना है, 6R, तो -6R ये वैल्यू आ जाएगी। NCV, अच्छा यहाँ पर गामा की वैल्यू हमारे पास 5/3 आ रही है। गामा क्या होता है, गामा होता है हमारा F+2/F। यहाँ से हमारे F की वैल्यू आ गई थी 3। अगर F की वैल्यू 3 आई है तो यानी कि एक मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये किसी भी गैस के लिए CV की वैल्यू हो जाती है F/2 टाइम्स R। ऑलराइट, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3/2 R। ऑलराइट, यहाँ पे हम लिखते हैं N कितना, 1 मोल है, N की वैल्यू है 1, CV की वैल्यू है 3/2 R। डेल्टा T, डेल्टा 2 किसे बोलोगे आप, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 -6। यहाँ पर देखो ये R से R कट गया, इससे ये कट गया ट्वाइस, और हमारे पास वैल्यू आती है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -4, यानी कि T2 की वैल्यू हो जाएगी T1 माइनस 4 केल्विन। ये हमारा आंसर आ गया, T1 माइनस 4, यानी कि इनिशियली T था ना, तो हाँ आंसर हमारा ऑप्शन ए आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें हुआ क्या है, बेसिकली हमारी गैस एक्सपैंड हुई है, उसने कुछ वर्क कर दिया है, थोड़ा सा उसने वर्क कर दिया है, तो उसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि उसने इंटरनल एनर्जी का ही यूज़ करके वर्क किया होगा, क्योंकि इस एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसके अंदर हीट तो आ नहीं सकती, अपनी इंटरनल एनर्जी से उसने कुछ वर्क कर दिया, गैस ठंडी हो गई है थोड़ी सी, 4 केल्विन उसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। आगे चलते हैं। अ मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P having a volume V expands isothermally to a volume 2V and then adiabatically to a volume 16V। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, और हम पहले इसका बनाएंगे ग्राफ, क्योंकि ग्राफ नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो ये है हमारा प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। मान लो हमारी पहले यहाँ पर गैस थी, यहाँ पर इसके प्रेशर की वैल्यू थी P, और इसका जो वॉल्यूम रहा होगा वो वॉल्यूम रहा है V इनिशियली। फिर क्या होता है, वो एक्सपैंड करती है आइसोथर्मली टू ए वॉल्यूम 2V। आइसोथर्मल हमारा ग्राफ कौन सा होता है, ऐसा कुछ होगा, है ना, इसका वॉल्यूम डबल हो गया। अब देखो आइसोथर्मल है, वॉल्यूम डबल हो गया, तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा P/2, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2V। फिर उसके बाद वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो जाता है 16V तक। यहाँ से एडियाबेटिक थोड़ा स्टीप होगा इस तरीके से, है ना, ये यहाँ पर आ गया हमारा 16V। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज, ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस वाले कर्व में, यहाँ पर देखो पहले तो हमारा ये वाला कर्व था आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कर्व में हम क्या लिखते हैं, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हम लिख देंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, देखो इस पॉइंट पे हमारे पास प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, P/2 इंटू V, नहीं सॉरी, P/2 इंटू 2V की पावर गामा, गामा यानी कि 5/3 इज इक्वल टू, फाइनल पोजीशन पे मान लो मेरा जो प्रेशर है उसकी मैं बोलूँ P' लिख देता हूँ, मान लो, ठीक है, P'
इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया है 16 टाइम्स v की पावर 5 बाय, आ गया हमारा आंसर। यहाँ से आ जाएगा सीधे सीधे, देखो ये v से v की वैल्यू तो कट गई, हम लिख सकते हैं p डैश इज इक्वल टू p बाई 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 5 बाई 3, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ p बाई 2 p डैश इज इक्वल टू 2 बाई 16 की जगह क्या हो जाएगा ये 1 बाई 8 उसकी पावर 5 बाई 3, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ p बाई 2 1 बाई 2 की पावर 5, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ p बाई 2 और 2 की पावर नीचे आ जाएगा 6। अब ये वाली आप कैलकुलेशन करोगे 2 की पावर 6 कितना हो जाता है, यानी कि 4 की पावर 3 यानी कि 64, तो ये आंसर आ जाता है p की डाइव 64, सी हमारा आंसर। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, तो बस यही हमें ध्यान रखना। अच्छा हम पूरा आइसोथर्मल ही लेके जाते हैं यहाँ तक, ठीक है, अगर हम आइसोथर्मल ही लेके जाते तो हमारा प्रेशर कितना हो जाता PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता, अगर V को मैंने कर दिया 16V तो प्रेशर हो जाता P डिवाइडेड बाई 16, और हम क्योंकि एडियाबेटिक लेके गए तो इससे भी नीचे होना था हमारा प्रेशर, कुछ ना इससे कम ही आनी थी, देखो P बाई 64 उससे कम वैल्यू आई, तो हम स्मार्ट गैसिंग भी कर सकते थे, प्रेशर बढ़ा तो नहीं होगा, अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा क्या, तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकते, हमें सीधे ही इसको मार्क कर देना चाहिए था, प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ नहीं सकता, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर भी कैसे बढ़ जाएगा। ओके हाँ, a mass of diatomic gas, ठीक है, गामा की वैल्यू 1.4 at a pressure of 2 atm is compressed adiabatically so that its temperature rises from 27 डिग्री सेल्सियस to 297। देखो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर था हमारा 300 केल्विन से हम लेके जा रहे हैं 1200 केल्विन तक, ये चीज सबको दिख गई, टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दिया गया है। The pressure of the gas in final stated एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ है ना, एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब मैं लिख दूंगा V इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई T, इस वैल्यू को यहाँ लाऊंगा तो P इंटू T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी P इंटू T की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा की वैल्यू दी हुई है 1.4, तो यहाँ पे गामा की वैल्यू रख दो आप, तो आ जाता है प्रेशर इंटू टेम्परेचर की पावर 1.4 अपॉन माइनस 0.4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, विच इज इक्वल टू P T की P डिवाइडेड बाय T की पावर 14/4 की वैल्यू कितनी हो जाती है 7/2, यानी कि 3.5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं लिख सकता हूं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3.5, मैं लिख सकता हूं P2 बाई P1 इज इक्वल टू T2 बाय T1 की पावर 7/2, है ना, तो P2 इज इक्वल टू P1, T2 बाई T1 की वैल्यू कितनी है, देखो T2 की वैल्यू थी इतनी, T1 की वैल्यू इतनी थी, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आ जाता है 4 की पावर 7/2, यानी कि P1 इंटू 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है, और P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू खुद थी 2 atm, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी P2 इज इक्वल टू P1 इंटू 2 की पावर 7 यानी 2 की पावर 8 atm, विच इज इक्वल टू 2 की पावर 8 कितना होता है 4 की पावर 4, 64 इंटू 4 विच इज 256 atm, आंसर इज सी। ये भी अच्छा सवाल था, पिछले सवाल जैसे ही था, ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कर लो। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन a confined ideal gas does minus 150 joule of work against its surrounding. This implies that, अरे यार आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, पहली बात तो एक्सपेंशन हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन हुआ होगा जरूर, आइसोथर्मल का ग्राफ बना दो पहले, तो ऐसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, ऐसे जाएगी तो फिर तो वर्क डन बाय द गैस होगा, अब वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है तो हमारी एक्चुअली ऐसे आई होगी, तभी तो नेगेटिव वर्क डन होगा, इट इज एक्चुअली कंप्रेशन। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल कंप्रेशन confined ideal gas does minus 150 joule of work against its surrounding. This implies that
150 जूल हीट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द गैस, तो इसका एक्चुअली यही होना चाहिए। कैसे? देखो हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। आइसोथर्मल है तो हमारे डेल्टा यू की वैल्यू 0 आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाती है W, W की वैल्यू कितनी थी -150 जूल, यानी हमने इस सिस्टम को -150 जूल हीट दी है, यानी कि इसका असली में मतलब क्या हो, माइनस में 150 दी है, इसका मतलब उसने एक्चुअली 150 बाहर निकाली होगी। तो 150 जूल हीट ejected, गैस डज -150 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग, इसका मतलब 150 जूल हीट रिजेक्ट हुई है। हमारा आंसर ए होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, if delta U and delta W represent the increase in internal energy and work done by the system respectively in a thermodynamic process, which of the following is true? तो हमारी इक्वेशन वही है, क्या होती है इक्वेशन, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू 0 होती है, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, यानी कि डेल्टा यू की वैल्यू हो जाती है माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो यार ये तो हमारा यही करेक्ट आंसर है, बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे, है ना। आइसोथर्मल में डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर ये करेक्ट है तो ये वाला करेक्ट नहीं हो सकता। आइसोथर्मल में अगेन डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा ए ही करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, आगे देखते हैं। An ideal gas at 300 Kelvin is compressed adiabatically to 8/27 of its original volume. The rise in temperature is, ये अगेन वैसे ही सवाल है जैसा अभी हमने पहले किया था। देखो PV इज की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब यहाँ से हम फिर से लिख देंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में हमें इसमें रिलेशन लाना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा PV इज इक्वल टू nRT, है ना। तो प्रेशर को लिख दोगे आप nRT/V, यहाँ से आ जाएगा T इंटू वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, गामा की वैल्यू है 5/3, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ T इंटू वी की पावर 5/3 -1 यानी 2/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमें क्या करना है, द राइज इन टेम्परेचर। हमें पहले तो T2 पता करते हैं, ठीक है। तो T पहले था हमारा, मान लो T था 300 इंटू वॉल्यूम जो भी था उसकी पावर 2/3 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर T2 इंटू वॉल्यूम कितना कर दिया है V इंटू 8/27, 8/27 की पावर 2/3। ये यहाँ से देखो हमारे V से V कट जाता है और हमारे पास वैल्यू आ जाती है 300 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 8, 8 की पावर 2/3 इज इक्वल टू T2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 300 इंटू 27 का क्यूब रूट कितना हो जाता है 3, 8 का क्यूब रूट हो जाता है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 339, 9 इंटू 3 कितना होता है, 9 इंटू 3 होता है 27, 2700 डिवाइडेड बाई 4 केल्विन। इसको फिर से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसकी वैल्यू आ जाती है 675 केल्विन। हमारा आंसर आता है 675 केल्विन, जो कि हमारा फाइनल टेम्परेचर है। तो क्या ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं, तो इनको एक ऐसा ऑप्शन देना चाहिए था ना, कोई जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से गलत मार्क कर दे। अच्छा, 675 केल्विन हमारा फाइनल टेम्परेचर, हमसे पूछा था राइज इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर देखो, इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना था 300 केल्विन, वहां से हम कहाँ पहुंच गए 675 केल्विन पे, तो हमारे डेल्टा टी की वैल्यू आ जाती है 375 केल्विन, विच इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा सवाल था, मार्केट स्टार मार्केट। A diatomic gas initially at 18 degrees Celsius is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. The temperature after compression will be, तो ये अगेन पिछले सवाल जैसा ही है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एग्जैक्टली पिछले इस सवाल की तरह आप डेरिवेशन ला सकते हो इसका। हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T1 की वैल्यू है 18 डिग्री सेल्सियस, यानी ये कितना हो जाता है 27 में से 9 डिग्री कम है ना, तो ये आता है 291 केल्विन। ओके,
291 इंटू वी की पावर गामा माइनस वन। गामा माइनस वन की वैल्यू कितनी है? गामा की वैल्यू हो जाती है F+2 डिवाइडेड बाय F। हमारी ये है डाया एटॉमिक गैस। डाया एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू होती है 5, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी 7/, तो गामा माइनस वन की वैल्यू हो जाती है 7/5 माइनस वन, विच इज इक्वल टू 2/। तो ये हो जाता है v की पावर 2/5 इज इक्वल टू हमारा फाइनल टेम्परेचर मान लो T है, फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? v डिवाइडेड बाय 8 कर दिया गया है इंटू 7/5। ये हमें पता करना है, यहाँ v से v कट जाता है, हमारे फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाती है? 291 इंटू, ये 7/5 नहीं होगा, ये भी 2/5 होगा, 291 इंटू 8 की पावर 5 2/5। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 8 की पावर 2/5 तो ये 0 से तो बड़ा है, तो थोड़ा तो बड़ा ही होगा। आप इसका रफ एस्टिमेट लगा सकते हो। 291 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 2.3 आ जाएगी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 670 केल्विन आ जाएगा। और हमारे पास फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर देखो, आप इसको देखोगे ना तो वो यही वाला आंसर आ जाता है। वैसे अगर केल्विन में ये ऑप्शन है तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे एग्जैक्टली सेम है। ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन, ये डिग्री सेल्सियस में, ये केल्विन में, तो किसको मार्क करोगे? ये एक्चुअली क्वेश्चन में कहीं तो गलत ऑप्शन आए हुए हैं। इसका सी और बी दोनों करेक्ट आंसर है। और इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो 291 से लगभग 2.3 टाइम्स हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, लगभग इतना ही बढ़ के आने वाला है। ये भी नहीं हो सकता था इसका आंसर, ये भी नहीं हो सकता था आंसर, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, इसीलिए हम डायरेक्टली भी इसको मार्क कर सकते थे, ये हमारा आंसर आने वाला है। तो यही है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें सवाल उठता है कि 8 की पावर 2/5 को आपने अप्रॉक्सीमेट कैसे किया होगा 2.3। तो इसके लिए थोड़ी सी मैथ्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। 27 degree, a gas is compressed suddenly such that its pressure becomes 1/8 of a original pressure. ओके, सडनली का मतलब क्या होता है? सडनली उसको इतनी जल्दी कंप्रेस कर दिया, इसका मतलब हम बोलना चाहते हैं कि उसको हीट ट्रांसफर के लिए हमने टाइम ही नहीं दिया। हीट ट्रांसफर होने के लिए थोड़ा समय लगता है ना, कोई चीज़ एकदम से गर्म भी हो जाएगी तो तुरंत ठंडी नहीं होती, थोड़ा समय लगता है हीट ट्रांसफर होने में। तो हमने बोल दिया इफेक्टिवली कि हमारा प्रोसेस एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हम फिर पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट कर देंगे। यहाँ पर हमसे बोला है प्रेशर 1/8 हो जाता है और टेम्परेचर पूछा है, तो हमें यहाँ पर इसको प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो हम ये बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी। हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पर वॉल्यूम को रख दोगे आप तो आ जाएगा पी इंटू एन आर टी बाई पी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से p की पावर आ जाता है 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू सम अदर कॉन्स्टेंट। तो हम लिख सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? t इज प्रोपोर्शनल टू, गामा की वैल्यू रख दीजिए 5/3, तो ये आ जाता है 2/5, प्रेशर की पावर 2/5। तो हम लिख सकते हैं T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 की पावर 2/। T2 इज इक्वल टू T1, हमारा इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 300 केल्विन इंटू प्रेशर फाइनल कितना हो गया है? 1/8 हो गया है ना, 1/8 की पावर 2/। तो ये हमारा आंसर आने वाला है। अगेन इसको सॉल्व करना मुश्किल है, हम बिना कैलकुलेटर के इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा मुश्किल आ रहा है। तो देखो अब हमारा आंसर हमें पता है, पर 300 केल्विन से कम आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 300 केल्विन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है सी, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। इसको हमें स्मार्ट गेसिंग से, हमें कैलकुलेशन से निजात पानी पड़ेगी। आगे चलते। If the ratio of specific heat of a gas at constant pressure to that of constant volume is gamma, तो पहले तो हमें क्या बोला है? Cp by Cv is equal to gamma, ठीक है।
the change in internal energy of a mass of gas when the volume changes from V to 2V at constant pressure. ओ आइसोबारिक प्रेशर है, हमें बताना है डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है। डेल्टा यू की वैल्यू हो जाती है एन सी वी डेल्टा टी। ये तो हमेशा होती है, कोई सा भी प्रोसेस हो, ये डेल्टा यू हमेशा यही होता है। तो हमें पता क्या करना है, हमारा आंसर देखो पीवी की टर्म्स में, हमेशा पीवी की टर्म्स में। ओके, कैसे पता करें इसको? सबसे पहले तो सीवी पता करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ही इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है? सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी, जो मेयर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू आप रख दोगे तो आ जाएगा हमारे पास आर प्लस सीवी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा, यानी कि आर अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा माइनस वन। सीवी की वैल्यू आ जाती है आर अपॉन गामा माइनस वन। ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी एन इंटू आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। अब एन आर डेल्टा टी, ठीक है, इसको देखो एन आर डेल्टा टी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या मैं एन आर डेल्टा टी को पी डेल्टा वी लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, सॉरी पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? चेंज हुआ है हमारा वी से टू वी तक, तो चेंज इज वी के बराबर, तो इसका वैल्यू आ जाएगी पी वी डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। बहुत ही अच्छा सवाल था, पी वी वन गामा माइनस वन, सी हमारा आंसर आ जाता है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये कैसे हुआ? देखो यहाँ पर एन आर डेल्टा टी है ना, एन आर डेल्टा टी, क्योंकि ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तो हमेशा ही होगा। एन आर डेल्टा टी है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ऑफ पी वी। अब डेल्टा ऑफ पी वी में पी को बाहर निकालो, पी डेल्टा टी वी हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर हमारा कांस्टेंट था तो हमने यहाँ पे पी डेल्टा वी लिख दिया इस चीज़ को। बहुत ही सिंपल सवाल था ये। आगे चलते हैं। An ideal gas A and a real gas B have their volume increased from V to 2V under isothermal conditions. Isothermal condition, the increase in internal energy. आइसोथर्मल में तो इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं होती है, टेम्परेचर ही चेंज नहीं होता है, तो दोनों के लिए वो जीरो हो जाएगा, विल बी जीरो फॉर बोथ गैसेस। बी हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आ गया हमारा हीट इंजन्स का टॉपिक। हीट इंजन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, होते हैं इसके। हमारे पास एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, एक कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर होता है। अब देखो यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली इनको कनेक्ट करूँगा तो हमारी हीट सीधे सीधे फ्लो हो जाती है हॉट से कोल्ड में, हमें पता है, लेकिन हम बीच में कुछ मशीनरी लगा देते हैं जो उसमें से थोड़ा सा वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरी की पूरी हीट को ही वर्क में एक्सट्रैक्ट कर दें, ये इम्पॉसिबल है। थोड़ी सी थोड़ी हमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो हमें रिजेक्ट करनी ही पड़ती है। तो हमारी जो एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन की होती है वो कितनी हो जाती है? जितना हमने वर्क निकाल लिया डिवाइडेड बाय जितनी हमने हीट का इनपुट लिया था। तो ईटा की वैल्यू क्या आ जाती है? वर्क अपॉन क्यू इन। और इसी को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू जो टेम्परेचर होता है उसकी ही होता है। इनके डेरिवेशंस में अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन ईटा यानी एफिशिएंसी की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस टी हॉट, टी कॉल्ड अपॉन टी हॉट। जैसे अगर हाई टेम्परेचर अपना है 200 केल्विन, ये वाला था 100 केल्विन, तो हमारे ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 200, यानी कि 0.5, या फिर आप इसे 50% बोल सकते हो। बहुत ही सिंपल है। इसी का एग्जैक्ट उल्टा कर दोगे तो वो बन जाता है हमारा रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर क्या होता है, देखो, एक कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ हमें मान लो हीट फ्लो करानी है। नेचुरली वो फ्लो नहीं हो सकती, नेचुरली तो हॉट से कोल्ड में फ्लो होती है, लेकिन हमें मान लो रूम को ठंडा करना है, बाहर और ज़्यादा गर्म है, अंदर रूम में ठंडा मेंटेन करना है, तो यहाँ से हमें एनर्जी थोड़ी बाहर निकालती रहनी पड़ेगी। एक हीट पंप कहलाएगा। हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे फ्लो करा रहे हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम एफिशिएंसी की बात नहीं करते, हम क्या बात करते हैं कि मान लो यहाँ से अगर मुझे 100 जूल्स की एनर्जी बाहर निकालनी है तो यहाँ पर मैं अगर 20 जूल का वर्क कर दूंगा तो इस तरीके से हमारा काम हो जाता है। यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं, वो हो जाता है कितनी हीट हमने निकाल दी और उसके लिए कितना वर्क हमें करना पड़ा। तो क्यू इन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, ये आप जो एसी वगैरह आपके घर में लगे होते हैं ना, उसमें भी होता है सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कुछ वैल्यू होती है 3.5 या इस तरीके की वैल्यूज होती हैं, या आप देख भी सकते हो, रेफ्रिजरेटर में भी होती है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है टी हॉट अपॉन डेल्टा टी, जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस है।
बस यही दो फॉर्मूले, इस पर सारे के सारे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। देखो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट। अच्छा, यहाँ पे टी हॉट अपॉन टी कोल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि वो हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, ये 1 माइनस 1 से बड़ा है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें आप क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, हाँ बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1, यानी कि 100%। और ये गलत हो गया, यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर का यूज़ करना पड़ेगा केल्विन में, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी हम लिख देंगे यहाँ पर 1 माइनस 273 अपॉन 373 विच इज इक्वल टू 100 अपॉन 373। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यूमेरिक आप कैलकुलेट करोगे, अगर ये नीचे 400 होता तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 25% सीधे सीधे, लेकिन ये 400 से कम है तो आंसर हमारा 25% से ज़्यादा आएगा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो 25% से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो है हमारा ए, तो हमारा आंसर ए आ जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नट इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड -23 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो देखो बहुत ही सिंपल है, ईटा क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टी कोल्ड की वैल्यू कितनी है -23 डिग्री सेल्सियस, ये 273 माइनस 23 यानी कि 250 केल्विन हो गया। 1 माइनस 250 नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 विच इज इक्वल टू 373 माइनस 250 अपॉन 373। बहुत अच्छे ऑप्शंस लगे इसको, इस ऑप्शन में इन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट हमारा चेक कर लिया, ये ज़बरदस्ती मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्होंने नहीं कराए, तो अच्छा सा अच्छे ऑप्शंस इसको मैं बोलूँगा। द टेम्परेचर ऑफ ए सोर्स एंड सिंक ऑफ ए हीट इंजन आर 127 डिग्री एंड 27 डिग्री। तो हमारे पास एक हॉट होगा जिसका वैल्यू है 400 केल्विन, दूसरा होगा हमारे पास 300 केल्विन, इस तरीके से। एन इन्वेंटर क्लेम्स इट्स एफिशिएंसी टू बी 26%। ओके, तो पहले देखते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी हो कितनी सकती है, वही हमारी कार्नेट साइकिल वाली आ जाएगी। मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी कोल्ड यानी कि 300 डिवाइडेड बाई टी हॉट यानी कि 400 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 25%। मैक्सिमम एफिशिएंसी 25% हो सकती है, और किसी साइंटिस्ट ने ये बनाया, वो बोल रहा है कि हमने तो 26% निकाली। अरे 25% से ज़्यादा निकाल ही नहीं सकते आप एफिशिएंसी, तो हमारा आ जाएगा आंसर इट इज़ इम्पॉसिबल। जो इन्वेंटर का क्लेम है वो गलत है, झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। ओके, एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नेट साइकिल बिटवीन 227 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास पहले तो दो टेम्परेचर लेवल्स बना देते हैं। 227 कितना हो गया 500 केल्विन, 127 हो गया 400 केल्विन। It absorbs 6 kilocalorie at the higher temperature. The amount of heat converted into work is equal to, तो पहले तो इसकी एफिशिएंसी निकाल देते हैं। एफिशिएंसी रहेगी 1 माइनस 400 बाय 500 विच इज इक्वल टू 100 अपॉन 500, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 0.2। अब 6 किलो कैल उसने यहाँ से लिया था, ठीक है। इसको देखो ऐसे बनाएंगे हम, यहाँ पर ऐसे, ये आया था 6 किलो कैल, और इसका 0.2 टाइम्स 6 इस तरफ आ जाएगा, बाकी नीचे रिजेक्ट हो जाएगा। कन्वर्जन इनटू वर्क, वर्क की वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 1.2 किलो कैल। ऑप्शन ए हमारा आंसर आया था। और एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल और भी पूछे जाते हैं। देखो, एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन कार्नेट साइकिल बिटवीन 227 एंड 127। अगेन सेम वैल्यूज है हमारे पास। ऊपर वाला हो जाता है 500 केल्विन, नीचे वाला हो जाता है हमारा 400 केल्विन। इट एब्जॉर्ब 6 इंटू 10⁻⁴। पिछली बार 6 किलो कैलोरी थी, इस बार 60 किलो कैलोरीज है, ठीक है, 60 किलो कैलोरीज। ओके, तो अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क, इसकी एफिशिएंसी फिर से हम जानते हैं। एफिशिएंसी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 400 बाई 500 विच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 500, या फिर 0.2
तो जो हमारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा 60 इंटू 0.2 किलो कैलोरीज। तो वर्क इज इक्वल टू 60 इंटू 0.2 किलो कैलोरी, यानी कि 1.2 इंटू 10⁴ कैलोरीज, यानी कि डी हमारा आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं, देखें कि नहीं देखें। A Carnot engine whose efficiency is 50% has an exhaust temperature of 500 Kelvin. ओके, अच्छा सवाल है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका इनपुट टेम्परेचर। इफ द एफिशिएंसी इज टू बी 60% विद द सेम इनटेक टेम्परेचर द एग्जॉस्ट टेम्परेचर मस्ट बी। तो पहले हमारे पास इनिशियली देखो क्या था, कुछ ये था कुछ टी हॉट और हमारे पास कुछ टी कोल्ड था, उसकी वैल्यू थी 500 केल्विन। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो एफिशिएंसी की वैल्यू थी, एफिशिएंसी थी हमारी 50%, यानी कि 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 500 अपॉन TC, सॉरी TH। तो यहाँ से देखोगे आप तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 500 डिवाइडेड बाई TH इज इक्वल टू 0.5, यानी कि TH इज इक्वल टू 1000 केल्विन। ठीक, अब हमसे क्या बोल रहे हैं, इफ द एफिशिएंसी इज टू बी 60% विद द सेम इंटेक टेम्परेचर एग्जॉस्ट टेम्परेचर मस्ट बी। उसका आंसर 400 आने वाला है। कैसे, देखो मान लो हमारे पास अब नेक्स्ट केस में क्या होने वाला है, आप ऐसे बनाओ। इस बार हमें पता है 1000 केल्विन से हम इंटेक ले रहे हैं और कुछ वर्क निकाल लेंगे यहाँ पर। ये टी कोल्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा देंगे, ईटा इज इक्वल टू 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन 1000। यहाँ से आ जाता है TC अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.4, यानी कि TC इज इक्वल टू 400 केल्विन। आंसर सी हमारा आ गया। बहुत ही आसान सवाल था ये, इससे आसान सवाल तो क्या हो सकता है। नहीं, इससे पहले हम कर चुके हैं इससे आसान सवाल। अगेन फिर से चेक करते हैं। एन आइडियल कार्नेट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 40% रिसीव्स हीट एट 500 केल्विन। तो देखो ये हमारे पास 500 केल्विन टी हॉट था, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 40%। तो ईटा इज इक्वल टू 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन 500। यहाँ से हमें पता चलता है TC अपॉन 500 इज इक्वल टू 0.6, यानी कि TC की वैल्यू हो जाती है 500 इंटू 0.6, यानी कि 300 केल्विन। ये था हमारा 300 केल्विन। If its efficiency is 50%, then the intake temperature for the same exhaust temperature is। अब हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, देखो 500 से जब हम 300 पे आते हैं तो एफिशिएंसी आ जाती है हमारी 0.4। अब किसी और हाई टेम्परेचर से यहाँ पे आएंगे तो एफिशिएंसी की वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो यही हमें TH डैश पता करना है, उसको मैं T0 बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर उसको मैं बोल दूंगा T0। ठीक है, T0। पहले हम यहाँ से जब ऐसे आ रहे थे तो 0.4 की एफिशिएंसी थी, इस बार हमारी एफिशिएंसी 0.5 की होनी चाहिए। तो अब मैं कैलकुलेशन करूंगा, ईटा इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 है हमारा कोल्ड टेम्परेचर अपॉन T0। तो यहाँ से आ जाता है T0 इज इक्वल टू 600 केल्विन। सीधे सीधे हमारा आंसर ए आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था यार, ये तो मज़ा आ गया, मतलब मज़ा ही आ गया। A Carnot engine having an efficiency of 1/10, बहुत ही कम efficiency, as heat engine is used as a refrigerator। बहुत अच्छा सवाल है, ये इसको मैं स्टार मार्क कर देना चाहता हूँ अभी से ही। If the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir। देखो इसका डायग्राम, इसमें कोई कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ये देखो ये हॉट रिजर्वायर था, हमारे पास यहाँ पर कोल्ड रिजर्वायर था। इसकी एफिशिएंसी कितनी थी हमारे पास, जब ये हीट इंजन मोड में काम करता है तो यहाँ से कुछ आता है इस डायरेक्शन में और इधर निकल जाता है। अगर यहाँ से 100 आता है तो यहाँ पर सिर्फ 10 निकलता है, तभी तो हमारी एफिशिएंसी 0.1 हुई। अब इसी को हमने रेफ्रिजरेटर बना दिया, तो ये देखो ये यहाँ से हमारी ऊपर जाएगी इस तरीके से और ऐसे हम वर्क ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखो अगर 100 आया था, 10 इधर निकल गया तो इधर कितना बचा होगा 90, करेक्ट। अब ये सेम मशीनरी है तो ये सारे रेशियो सेम रह जाएंगे। ये मेरे को ट्रांजिस्टर जैसा लग रहा है सेमीकंडक्टर में, वहां पे भी तो ये था बीटा का फॉर्मूला। यहाँ पर से अगर 90 जूल गया होगा, है ना,
90 जूल गया होगा तो इधर से 10 जूल मिला करके यहाँ पर 100 हुआ होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा, इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर, एब्जॉर्ब कौन सा हुआ है, ये वाला, तो 90 जूल एब्जॉर्ब हुई है। सीधे सीधे हमारा आंसर है, कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी। इसमें हमसे ये भी पूछा जा सकता था कि कितनी हीट वॉज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग्स, तो इसका आंसर आ जाता है उस केस में हमारे पास 100 जूल। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा सवाल था ये। ओके, अ रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। तो इनको पहले तो मैं केल्विन में कर लूँ, क्योंकि हमें जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो केल्विन में करनी रहेंगी। इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरीज ऑफ हीट एवरी सेकेंड to keep the temperature of the refrigerator space constant. The power required is okay. तो हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे पहले मैं इन दोनों के लेवल्स बना देता हूँ इस तरीके से। ये था 4 डिग्री सेल्सियस यानी 277 केल्विन, और 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि 303 केल्विन। यहाँ से हमारी हीट ऐसे जाएगी, उसमें हम कुछ वर्क ऐड कर देंगे और ऊपर निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। हमारे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टी कोल्ड अपॉन डेल्टा टी। टी कोल्ड की वैल्यू इतनी है, टेम्परेचर कोल्ड 277 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 26 केल्विन। ओके, यहाँ से हमें 600 कैलोरीज हर सेकेंड निकालनी है, ठीक है। तो एवरी सेकेंड हमें कितना एनर्जी निकालना है, उसकी वैल्यू आ जाती है 600 इंटू 4.2 जूल्स। इतना एनर्जी निकालना है हमें। 277 जूल निकालने के लिए 26 जूल का वर्क करना पड़ता है। तो इतने जूल निकालने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, देखो बहुत ही आसान हो जाता है। तो एनर्जी नीडेड पर सेकेंड, या फिर इसी को हम पावर भी बोल देंगे, पावर इज इक्वल टू 600 इंटू 4.2 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 277। यही हमारी पावर है जो हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करें, इतने खराब नंबर्स क्यों दिए इन्होंने। ये आंसर आया था 4.2, 42 इंटू 60 कितना आएगा, 60 इंटू 42 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 277। इसका आंसर कैलकुलेशन देखो काफ़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन आप सारे आंसर की देखो डिजिट सब में सेम है, तो हमें एक्चुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ऑर्डर पता कर लेना है किस ऑर्डर में वो वैल्यूज़ आ रही होगी। तो इसको हम थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये है 50, ये भी है 50, 50, 50, 25 डिवाइडेड बाई 300, 50, 50, 25 डिवाइडेड बाई 300। हमारा आंसर यहाँ पे एक्चुअली आ जाएगा ये वाला आंसर आ जाएगा। दिस इज़ टू बिग, ये तो बहुत छोटे छोटे वैल्यूज हैं। हमारा आंसर सी आ जाता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 5। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 5। इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ से 1 जूल का वर्क करता हूँ, देखो 1 जूल वर्क करता हूँ, तो यहाँ से 5 जूल एक्सट्रैक्ट हो जाती है, इधर 6 जूल निकलती है, ठीक है। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। इफ द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ फ्रीजर इज -20 डिग्री सेल्सियस, देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू विच द इट रिजेक्ट्स हीट। अरे यार ये तो बड़ा सिंपल था। हमें COP का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, टी कोल्ड अपॉन डेल्टा टी। यही कर देना था सीधे सीधे। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5। टी कोल्ड यानी कि TC अपॉन TH माइनस TC इज इक्वल टू 5। हाँ बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ से सॉल्व करना शुरू करो। TC की वैल्यू कितनी है -20 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 का ये 253 होगा। 253 अपॉन TH माइनस TC इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 253 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू TH माइनस 253। अब कैलकुलेशंस देखो, हमें आंसर जो दिख रहा है ना बहुत ही अजीब अजीब से आंसर, मतलब काफ़ी गैप है उनमें। तो मैं इस 253 को ऑलमोस्ट 250 मान लेता हूँ। तो ये यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है 51 में मान लेता हूँ उसको। तो TH की वैल्यू आ जाती है 253 प्लस 51
इसकी वैल्यू आ जाएगी 273 प्लस 31 यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे केल्विन में था, हमारा आंसर हो जाता है डी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। स्टार मार्क क्वेश्चन आ गया है, टू कार्नेट इंजन्स ए एंड बी आर ऑपरेटेड इन सीरीज। वाह वाह वाह। A and B are operated. The engine A receives heat from the source at temperature T1 and rejects the heat to the sink at temperature T. The second engine B receives the heat at temperature T and rejects to its sink at temperature T2. For what value of T efficiency of the two engines are equal? देखो यहाँ पर हमारे पास T1 था, यहाँ से हमने एक हीट इंजन ऐसे लगा दिया, ये टेम्परेचर T था, फिर यहाँ से हमने दूसरा हीट इंजन लगा दिया इस तरीके से, और ये हमारा टेम्परेचर था T2। हमें दोनों की एफिशिएंसीज बराबर करनी है। एफिशिएंसी ऑफ वन वो क्या हो जाएगी, एफिशिएंसीज आर इक्वल, एफिशिएंसी वन इज इक्वल टू एफिशिएंसी टू। एफिशिएंसी ऑफ वन कितनी हो जाती है, 1 माइनस टी अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, T अपॉन T1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T, यानी कि T स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2 या फिर T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 T2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आंसर आ गया डी, बहुत ही जल्दी आ गया। आगे चलते हैं। स्टार मार्क क्वेश्चन, एन इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6, ओके। When the temperature of the sink is reduced by 62 degrees Celsius, its efficiency is doubled temperature of the sources. बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे हमारे पास कुछ हॉट टेम्परेचर था, और जब ये यहाँ पर कुछ कोल्ड टेम्परेचर पे काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी आती है ईटा इज इक्वल टू 1/6। फिर हम इस टेम्परेचर को 62 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले आते हैं ना, 62 डिग्री सेल्सियस। तो इस बार हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी इस बार के इंजन में, वो एफिशिएंसी हो जाएगी 2/3। तो दोनों की एफिशिएंसी लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH। दूसरे केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/6 होगा ना, 2/6 इज इक्वल टू 1 माइनस TC माइनस 62 अपॉन TH। हमारे पास दो इक्वेशंस है, इन दोनों से हमें सोल्यूशन निकालना है, बड़ी आसानी से निकल भी सकता है वो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर TC बाय TH की वैल्यू आ जाती है 5/6, ठीक है। हमें पता करना है टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, TH पता करना है, तो यहाँ से TC की वैल्यू हम लिख देंगे, TC इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स TH, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे रख दोगे आप, 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस TC की वैल्यू है 5/6 TH माइनस 62 अपॉन TH। तो 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6 प्लस 62 अपॉन TH, ओके। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करें, ये आ जाता है 1 माइनस 5/6 यानी 1/6 उधर चला जाएगा, तो ये 2/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 62 अपॉन TH। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है TH इज इक्वल टू 6 इंटू 62 विच इज इक्वल टू 372 केल्विन विच इज इक्वल टू अप्रॉक्स 99 डिग्री सेल्सियस। सी हमारा आंसर हो जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ द हीट इनपुट इनटू वर्क, यानी इसकी एफिशिएंसी 1/6 है। When the temperature of the sink is reduced by 62 डिग्री सेल्सियस, the efficiency of the engine is doubled. Exactly पिछला वाला सवाल है। The temperature of the source and the sink का, तो हमारे पास हमें पता है कि सोर्स का टेम्परेचर हमारा A था, तो हमारा आंसर A हो जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस वाला। एग्जैक्टली पिछला वाला सवाल है ये, आप पिछले वाले का सोल्यूशन देख लो, इसका भी हो जाएगा। फिर से आ गया एक स्टार मार्क क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन। ए कार्नेट इंजन हुज सिंक इज एट 300 केल्विन। सिंक मतलब जहाँ पे हीट रिजेक्ट की जाती है, तो हम यहाँ पर एक रिजेक्ट करने वाला 300 केल्विन का सिंक बना देते हैं, और यहाँ कहीं पे इसका T हॉट है।
तो वहाँ से जब वो ऑपरेट करता है उसकी एफिशिएंसी आ जाती है 0.4। तो ये इस तरीके से जब हमारे पास इंजन चल रहा है यहाँ पर एफिशिएंसी की वैल्यू है 0.4। फिर हमने वहाँ पर कुछ टेम्परेचर बढ़ा दिया है ताकि एफिशिएंसी 50% बढ़ जाए। तो हमने यहाँ पर कुछ नया टेम्परेचर है और यहाँ से जब हम ऑपरेट कराते हैं तो हमारी एफिशिएंसी कुछ बढ़ जाती है। अच्छा, पहले हमारी एफिशिएंसी थी 0.4, फिर 50% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी साहब? 0.9? नहीं, यहाँ पर देखो लिखा है एफिशिएंसी इंक्रीजेज बाय 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू थी 0.4, तो उसका 50% कितना होता है? 0.2, बढ़ करके हमारी एफिशिएंसी 0.6 हो जानी है। यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी 0.6। हमें इसी को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये निकाल लेंगे टेम्परेचर और फिर हम ये निकाल लेंगे और फिर इन दोनों का ही डिफरेंस कर देंगे तो हमें ये चेंज इन टेम्परेचर पता चल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले देखो 1 माइनस 300 अपॉन TH इज इक्वल टू 0.4। हमने इस सिस्टम के लिए एफिशिएंसी की वैल्यू लिख दी है। यहाँ से हमें पता चलता है 300 अपॉन TH इज इक्वल टू 0.6, यानी TH की वैल्यू आ जाती है 300 अपॉन 0.6। उसको आप लिख सकते हो 3000 अपॉन 6 यानी कि 500 केल्विन। TH की वैल्यू आ गई 500 केल्विन। अब हम दूसरे वाले सिस्टम में आ जाते हैं। दूसरे वाले सिस्टम के लिए यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा T0, ठीक है। ईटा की वैल्यू हो जाती है 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 अपॉन T0। यहाँ से हमें पता चलता है, क्या चीज़ पता चलेगी? 0.4 इज इक्वल टू 300 अपॉन T0। तो T0 की वैल्यू आ जाती है 3000 बाई 4, या फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी 750 केल्विन। तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 750 माइनस इनिशियली कितना था? 500। तो टोटल हमारा आंसर है 250 केल्विन, विच इज बी। वैसे इनको कहीं ना कहीं 750 केल्विन भी एक ऑप्शन देना था, 500 केल्विन भी एक ऑप्शन देना था, ताकि कोई भी इंसान इनको सॉल्व कर दे डायरेक्ट से मार्क कर दे। तो गलत आंसर मार्क करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। अच्छे ऑप्शंस नहीं बना सकते थे। इसी के साथ कुछ आखिरी सवाल, हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी होती है ds इज इक्वल टू dq अपॉन t। किस टेम्परेचर पे कितनी हीट दी गई, उससे एंट्रोपी का इस तरीके से डिफाइन किया गया है। क्यों किया गया है इसको हम थ्योरी वीडियो में देखेंगे। इसके सवाल ज़्यादा आते नहीं है, सिर्फ एक सवाल आया अभी तक। तो व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस melts into water at 0 degree Celsius, the resulting change in its entropy taking latent heat of ice equal to 80 calorie per gram is। बहुत ही सिंपल है। तो देखो हमारे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर कुछ हीट आई है। कितनी हीट आई होगी? 1 kg आइस थी, है ना। 80 कैलोरीज इंटू 1000 ग्राम, इतनी कैलोरीज अंदर आई है। किस टेम्परेचर पे आई है? देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 273 केल्विन पे। तो हमारे पास जो एंट्रोपी हो जाएगी उसका वैल्यू हो जाएगी 80,000 अपॉन 273। ये आप इसको सॉल्व करोगे ना तो हमारा आंसर लगभग आ जा रहा है 293 कैलोरी पर केल्विन। ये डी हमारा आंसर हो जाता है। और अब देखते हैं हम आखिरी सवाल, जो किसी भी टॉपिक से लेना देना नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिवर्सिबल? इनमें से कौन से प्रोसेसेस रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल वो होते हैं जहाँ पर क्वाजी स्टैटिक होना चाहिए एक, तो कोई भी मतलब ये सब पॉस्टुलेट्स है। पहला ऑप्शन ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, ये रिवर्सिबल नहीं है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, ओके, ये भी रिवर्सिबल नहीं है। आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये रिवर्सिबल हो सकता है अगर क्वाजी स्टैटिक बहुत धीरे धीरे तरीके से किया जाए। इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ एन नाइक्रोम वायर, ये भी रिवर्सिबल नहीं है। हमारे पास सिर्फ सी रिवर्सिबल है यहाँ पर। इसी के साथ हमारे थर्मोडायनेमिक्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करो, तभी आपको मेरी लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आएंगे। हम लाइव पढ़ेंगे, बड़ी मस्ती करेंगे, डायनासोर भी वहाँ पर होगा। और ये करने के लिए आपको करना क्या है? आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है एंड्रॉइड पर या आईफोन पर। अभी के अभी डाउनलोड करो, अपना एक फ्री अकाउंट बनाओ, मेरे को सर्च करो, वहाँ पर विक्रांत मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। प्लीज़ वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करो, ये वाली बटन दबाओ। इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन तभी आएगा। मेरी क्लासेस देख सकते हो, बहुत सारी क्लासेस वहाँ पर होती है। मेरी कोई भी क्लास देखने के लिए आप उस पर टैप करो, चल जाएगी, लेकिन आपको एक इन्वाइट कोड डालना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप VIKRANT मेरा कोड यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से आप मेरी क्लासेस देख सकते हो और
अगर आप चाहो तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। उन लोगों ने जिन्होंने रिसेंटली एग्ज़ाम क्लियर किया है उनकी मेंटरशिप मिलती है, तो आपको गाइड कर सकते हैं। आप बहुत सारी गलतियाँ करने से बच जाओगे। गलतियाँ करने में टाइम जाता है और टाइम ही तो वो चीज़ है जिसकी आपके पास कमी है, तो आप ले सकते हो और उसके लिए भी आप मेरा कोड विक्रांत यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में।